हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र पाल संकल्प एकेडमी हमीरपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने हिंदी वर्णमाला से वर्णों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वीडियो पार्ट 2 है, ये आपका कौन सा है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहला आपका जो नंबर 1 है वो है कंठ। कंठ कंठ जो है, कंठ सब जानते हैं लगभग, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कंठ जो है आपका जो गले का अगला भाग होता है और जो ये उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम मणि कहते हैं, ये आपका कंठ होता है। इन कंठ जो कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में, तो ये छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग पूरा आपका। का वर्ग में कौन कौन सा आता है, का, ख, ग, घ और अंग आता है। और ये हा और आपका आहा जो है विसर्ग जिसे कहते हैं हम, कुल मिलाकर 9 वर्ण जो है आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये 2 स्वर हो जाते हैं आपके, आ और बड़ा आ। इसके बाद ये ह्रस्व स्वर हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया, और ये का वर्ग हो गया आपका, का, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण इसमें आ गए। और हा जो है आपका, ये आपको पता है ऊष्म व्यंजन है, और ये जो है आपका विसर्ग। ठीक है, आहा जो है आपका विसर्ग है। कुल मिलाकर आपके कितने वर्ण हो जाते हैं, 9 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो वर्ण आता है हमारा क्या है, तालु। ठीक है, कौन सा वर्ण है, तालु। कौन सा है, उच्चारण स्थान तालु है हमारा। कौन सा है, उच्चारण स्थान तालु। अब तालु से कितने वर्ण उच्चारित होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तालु कहाँ होता है। ठीक है, तालु आप सभी लगभग नहीं भी जानते हैं। तो तालु का जो जीभ के ऊपरी भाग का जो गहरा भाग हिस्सा होता है, ये जो होता है, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये जो गहरा हिस्सा होता है ये आपका तालु होता है। जीभ के ऊपरी भाग, ठीक है, जो गहरा भाग होता है उसे तालु कहते हैं। और तालु से जो उच्चारित होते हैं ई, छोटी ई और बड़ी ई और चा वर्ग जो है आपका पूरा, चा, छ, ज, झ, इया, और या और सीधी वाला जो सा है, शा। ठीक है, कुल मिलाकर 9 वर्ण इसमें भी आपके तालु से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तालु में ये दोनों आपके क्या हो गए, ये भी स्वर हो गए, ये चावर्ग हो गया, ये या जो है अंतस्थ व्यंजन हो गया, और ये ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर इस तरह से 9 वर्ण हैं जो आपके तालु से उच्चारित होंगे। ठीक है, मूर्धा, जो मूर्धा है, मूर्धा स्थान है, मूर्धा स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं तो इसको भी आपको जानना है। ठीक है, तो मूर्धा कौन सा भाग होता है जो आपके तालु के अगला, तालु का उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, तालु भाग का उभरा हुआ हिस्सा और अगले दांतों के पास तक का हिस्सा, उसे हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो मूर्धा से आपका री और इसके बाद टा वर्ग, आपका टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण, और या रा वर्ग और आपका षटकोण वाला शा। ठीक है, ये वर्ण कुल मिला के 8 जो है आपके, ये मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है दंत। दंत से, दांतों की सहायता से बोले, दंत सभी, ठीक है, दांतों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से, तावर्ग आपका आ जाता है इसी में। तावर्ग में ता, था, दा, धा, ना, और जो ला है आपका और सा है। ठीक है, ये आपका वर्ण। और इसके बाद लरा, एक लरा वर्ण है जो इसमें से कुल मिलाकर 8 वर्ण हैं जो आपके दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है, होंठ, होंठों से जो उच्चारित होते हैं, होंठों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है तो आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ये दोनों वर्ण आपके स्वर हो गए। पावर्ग हो गया आपका। ठीक है, और कुल मिलाकर ये 5 वर्ण इसमें आते हैं, पा, फा, बा, बा, मा और शा। ठीक है, तो कुल मिला के 7 वर्ण हैं जो आपके, ठीक है, इस होंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ये देखो उच्चारण करने पर भी पता चलता है। ठीक है, जैसे उ, ऊ, अब इसके बाद पा, देखो दोनों होंठ आपस में टकराएंगे, प, फ, ब, भ, म, इस तरह से, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आपको होंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए। अब नासिका, नाक से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हर वर्ग का 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, इसमें कौन सा हो गया, अंगा। फिर इसके बाद
अगला आता है च छ ज झ इया, और फिर इसके बाद आता है, इसके बाद टा ठा डा ढा अणा, इसके बाद ता था दा धा न, फिर इसके बाद पा फा बा बा मा। ठीक है, और आपका ये जो वर्ण है, ठीक है, अनुस्वार है। ठीक है, अंग जिसे कहते हैं ये अनुस्वार है, ये हो गया विसर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप हर वर्ग का, मैंने इसीलिए लिखा है हर वर्ग का पांचवा वर्ण। तो अणा, इया, अड़ा, ना और मा, ये वर्ण आपके, ठीक है, नासिका से उच्चारित होते हैं। इसके बाद कंठ और तालु, कंठ तालु, कंठ को और तालु को दोनों को मिलाकर जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो है आपका ए और ऐ, ए और ऐ। ठीक है, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर, कंठ और ओष्ठ मिलाकर ओ और औ, ओ और औ, ये दोनों वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ओ और औ, बात समझ में आ गई। दंतोष्ठ, दांत और ओंठ से मिलकर जो उच्चारित होता है वो होता है व। कौन सा होता है? व। ठीक है, तो इस तरह से दंतोष्ठ, ठीक है, व, इस तरह से ये आपके वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो इस तरह से। यहां पर एक पॉइंट कल के वीडियो में छूट गया था जिसको मैं आज बताऊंगा इस तरह से। तो ये आप वर्णों के उच्चारण, इसका बहुत ही महत्व है वर्णों के उच्चारण स्थान से, क्योंकि अक्सर इसमें लोग गलतियां कर जाते हैं। इसलिए इसको 2-3-4 बार अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना, और ये दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब ये सेट हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आपको इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका सुपर टेट और समीक्षा अधिकारी में जो सामान्य हिंदी है, वो सामान्य हिंदी, इसमें जरूर जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप इसे अच्छे से 2-3-4 बार इसे पढ़िएगा मन लगाकर, और इसके बाद ये दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए, कोई भी काम जुनून के बिना नहीं संभव है, तो जुनून के साथ आप करिए। और देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो है आप उसे, शिक्षा के हथियार से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बहुत बड़ी ताकत है शिक्षा की। इसलिए पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। अभी सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी अभी जो टाइम है, आपका समय है जो आपका पढ़ने का, क्योंकि देखिए अभी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद जो है आपके ग्रेजुएशन की 3 साल, पहली बात तो वो 3 साल आप मेहनत करिए अच्छे से, और लगातार मेहनत करिए, और उस मुकाम तक जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको बिना कुछ मांगे, यदि आप सफल इंसान बन गए। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आज किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, झुका सकते हैं। और झुकते हैं लोग, देखा है आप लोगों ने, उदाहरण है बहुत सारे ऐसे लोग कि लोग उनको देखने के लिए लालायित रहते हैं कि यार कौन निकल के गया, कौन जा रहा है। तो इस तरह से कोशिश करिए कि आप लोग नित्य प्रतिदिन एक टाइम टेबल के आधार पर, नित्य एक लक्ष्य बनाकर, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, ज्यादा बहुत बड़े लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है। और आप नित्य प्रतिदिन पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपने ये समझ लीजिए कि आपकी अगर 6 से 8 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन हो रही है, तो ये आप लक्ष्य को पाने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और ऐसा करना लगभग 1 साल का समय करिए, 1 साल तक अपने कोर्स को पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, जरूर आप सफल होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और प्रयास आप करेंगे जरूर सफल होंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप इंसान नहीं कर सकता है, जरूर। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। और इसी तरह आप जो है अगला कुछ जो कल के वीडियो में नहीं मैं बता पाया था, उसमें से यहाँ पर एक छूट गया था, और वो है आयोगवाय वर्ण। आयोगवाय वर्ण जो छूट गए थे हमारे, वो क्या है? ठीक है, आयोग वाह वर्ण, ये क्या है? ये वे वर्ण जिन्हें ना तो स्वर और ना ही व्यंजन माना गया है, माना
गया है वे आयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसमें से कौन कौन से वर्ण होते हैं वो जानेंगे हम। तो सबसे पहले अनुस्वार, दूसरा है आपका अनुनासिक, और इसके बाद है आपका विसर्ग। ठीक है। अनुस्वार में आपका आता है अंग, और अनुनासिक में आता है आपका अंग। जैसे कि इसमें से चांद बिंदी वाला, जैसे कहाँ, जहां, इस तरह के जो आपके चांद बिंदी वाले, चांद, ऊपर चांद बिंदी लगती है। ठीक है। तो इसे जो है, ये जो है आपका अनुनासिक हो जाता है, और ये आपका विसर्ग आहा जो होता है वो विसर्ग होता है। जैसे अतः, इस तरह से। और जैसे दुख, जब दुख लिखते हैं तो यहाँ विसर्ग लगाकर, और ये सही लिखते हैं। तो इस तरह से जो वर्णों को हम जो है, तो ये जो है आयोगवाह वर्ण कहलाए जाते हैं। इनको जो है, जो आपके व्याकरणकर्ता हैं जिन्होंने इसके बाद व्याकरण के बारे में बताया है, वो बताते हैं इन्हें कि ना ही ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। तो इस तरह से ऐसे वर्णों को हम आयोगवाह वर्ण कहते हैं, जिनमें से तीन आते: अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अब पूछ देगा निम्न में से अनुस्वार है, अगर आपको पढ़ा है तो आपको पता होगा। अनुनासिक है, आपको अगर पढ़ा है तो आपने इसके बाद जरूर आप उसे टिक करेंगे। ठीक है। विसर्ग है। तो इस तरह से ये जो है आप हिंदी वर्णमाला आज जो है आपकी, ये जो है दोनों वीडियो में मैंने इसे खत्म कर दी। ठीक है। और इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा, हम अगले टॉपिक के बारे में कल जानेंगे, और इसके बाद जो है अगला उस टॉपिक में, अगला एक के बाद एक आपको मैं प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी से संबंधित जो सामान्य हिंदी है उसका हर पहलू आपको मैं बताऊं, और इसके बाद आप उसे सीखें। और इसके बाद जो जरूर आगे जो भी आपकी परीक्षाएं लगी उसमें से यदि हिंदी सब्जेक्ट आता है तो उसमें से आप 100% करें, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और संकल्प एकेडमी हमीरपुर जो है चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोशिश करिए, और जो गलतियां हों या आपको लगता है कि और थोड़ा कुछ अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।